फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं महज़िबा ख़ान और आप देख रहे हैं स्टडी स्पार्क्स। कल की प्रीवियस क्लास में हमने जो लास्ट टॉपिक पढ़ा था वो पेरिस्कोप था, यानी कि परिदर्शी था। अब यहाँ पर हम जो स्टार्ट करने वाले हैं वो है बहुरूपदर्शी, यानी कि कैलेडोस्कोप। बहुरूपदर्शी या बहुरूपदर्शक भी इसको बोल सकते हैं। ये क्या है? ये एक ऑप्टिकल उपकरण है, यानी कि ये एक ऑप्टिकल डिवाइस है जिसका प्रयोग दर्पण और रंगीन कांच के सेट की सहायता से सममित दृश्य प्रभाव बनाने के लिए किया जाता है। इस बात को ऐसे समझते हैं तो आपको ज़्यादा क्लियर होगा। इसमें क्या होता है, इसमें 3 समतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, बहुरूपदर्शी में कितने समतल दर्पणों का प्रयोग किया जाता है? तो इसके अंतर्गत आपके 3 समतल दर्पणों का प्रयोग किया जाता है। 3 समतल दर्पण को इस प्रकार व्यवस्थित रखा जाता है कि ये एक इक्विलेटरल यानी कि समबाहु त्रिभुज, इक्विलेटरल ट्राइंगल किसको बोलते हैं? समबाहु त्रिभुज, जिसकी तीनों भुजाएं और तीनों एंगल समान होते हैं। और वो एंगल कितने होते हैं? तो वो 60 का एंगल होते हैं की तरह बन जाएगा। प्रत्येक एंगल 60 डिग्री का कोण बनाएगा। फिर एक ग्लास का जो ट्यूब होगा उसके अंदर इसको रख दिया जाता है। इसको जो इक्विलेटरल ट्राइंगल दर्पण के द्वारा बनाया गया है, समतल दर्पण के द्वारा, फिर एक ग्लास ट्यूब में कांच के रंगीन टुकड़े भी उसमें डाल दिए जाएंगे और एक होल बना दिया जाएगा। जब भी इसे घुमा घुमा कर देखेंगे तो नए नए प्रकार के, अलग अलग प्रकार के विभिन्न पैटर्न्स यानी कि डिज़ाइंस जो हैं नज़र आएंगे। बच्चे क्या करते हैं? बच्चे खिलौनों के रूप में इसका इस्तेमाल करते हैं, जबकि जो डिज़ाइनर होते हैं या कलाकार होते हैं वो डिज़ाइंस देखने के लिए, डिज़ाइंस के आइडियाज़ लेने के लिए, पैटर्न्स के आइडियाज़ लेने के लिए बहुरूपदर्शी का इस्तेमाल करते हैं। बहुरूपदर्शी में 3 समतल दर्पण 60 डिग्री के कोण पर झुके रहते हैं। इस बात को आपको याद रखना है कि बहुरूपदर्शी होता क्या है। बहुरूपदर्शी एक ऑप्टिकल डिवाइस है। ठीक है, इसका इस्तेमाल बच्चे खिलौनों के रूप में करते हैं, जबकि जो कलाकार हैं वो विभिन्न प्रकार के पैटर्न्स के आइडियाज़ लेने के लिए बहुरूपदर्शी का प्रयोग करते हैं। और इसमें याद रखने वाली बात यहाँ पर आपके लिए ये है कि 3 समतल दर्पण 60 डिग्री के एंगल पर झुके हुए रहते हैं और एक इक्विलेटरल ट्राइंगल यानी कि समबाहु त्रिभुज बनाते हैं। अब यहाँ पर नेक्स्ट आ जाते हैं और नेक्स्ट है हमारा गोलीय दर्पण में परावर्तन, यानी कि रिफ्लेक्शन थ्रू स्फेरिकल मिरर। गोलीय दर्पण, यहाँ पर गोलीय दर्पण कितने प्रकार का था? तो गोलीय दर्पण था आपका, एक तो था आपका कॉनकेव मिरर एंड एक था कॉन्वेक्स मिरर। कॉनकेव यानी कि अवतल दर्पण, कॉन्वेक्स यानी कि उत्तल दर्पण था। उनकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में प्रीवियस क्लास में हम डिस्कशन कर चुके हैं, आगे भी देखते हैं। कॉनकेव यानी कि अवतल दर्पण को अभिसारी यानी कि कन्वर्जिंग मिरर यानी कि अभिसारी दर्पण भी कहा जाता है। और उत्तल दर्पण यानी कि कॉन्वेक्स मिरर को अपसारी दर्पण या डाइवर्जिंग मिरर भी कहा जाता है। इस चीज़ को कैसे समझना है, किसको क्या कहा जाता है, पहले ही देख लीजिए। यानी कि अवतल दर्पण को अभिसारी कहा जाता है, उत्तल दर्पण को अपसारी कहा जाता है। ठीक है, कैसे इसको समझते हैं? तो इसको हम कुछ इस तरह समझेंगे। यहाँ पर जो आपको ऊपर वाला डायग्राम दिख रहा है वो एक अभिसारी दर्पण है, यानी कि वो एक अवतल दर्पण है, कॉनकेव मिरर है। ठीक है, कॉनकेव मिरर वो क्यों है? प्रीवियस क्लास में मैंने आपको बताया था। यदि इस वाले पार्ट पर हम पॉलिश कर दें, ये आप देख लीजिएगा ठीक से, तो अंदर वाला जो गहरा वाला, क्योंकि केव क्या होती है, केव कैसी होती है? गहरी होती है, गुफा गहरी होती है, इसीलिए कॉनकेव मिरर है। ये वाले पे से परावर्तन होगा, ये वाले पे से परावर्तन होगा, इसीलिए ये अवतल दर्पण है। ठीक है, अवतल दर्पण है। जब प्रकाश की किरण यहाँ से चली तो वो कहाँ पर मिली? यहाँ से रिफ्लेक्ट होकर के यहाँ किसी पॉइंट पर मिल रही है, यानी कि प्रकाश की किरणों को, और भी प्रकाश की किरणें चलेंगी वो भी यहाँ पर ही मिलेंगी। ठीक है, पैरेलल आने वाली प्रकाश की किरणें तो फोकस पर मिलती हैं, तो एक किसी पॉइंट पर मिलती हैं। ऊपर स्थित दर्पण में कॉन्वेक्स पार्ट पर पॉलिश की गई है, अतः ये कॉनकेव यानी कि अवतल दर्पण है, जिसको अभिसारी दर्पण भी कहा जा रहा है। नीचे वाले डायग्राम में क्या किया गया है? ऊपर जो ये वाला डायग्राम है इसमें दर्पण के कॉनकेव पार्ट पर पॉलिश कर दी गई है, यानी कि इसमें जो अवतल वाला पार्ट था उसको ढक दिया गया है। तो परावर्तन कॉन्वेक्स वाली साइड से होगा, इसीलिए ये उत्तल दर्पण है।
उत्तल दर्पण है तो यहाँ पर ये आई प्रकाश की किरणें, और ये यहाँ से, क्योंकि आगे तो रास्ता बंद है, आगे क्या है, पॉलिश की हुई है, इसलिए यहाँ से परावर्तित होकर, रिफ्लेक्ट होकर के ऊपर की ओर चली गई, और फिर अगर इनको मिलाया जाएगा तो कहीं ये यहाँ जाकर मिलती हुई प्रतीत होंगी, लेकिन वास्तव में नहीं मिलती हैं। इसीलिए तो यहाँ पर आपको मैं एक अपनी, जैसे मैंने इसको समझा है वैसे आप याद कर सकते हैं। अप यानी कि ये क्या कर रहा है, ये अप कर रहा है, ये उत्तल जो है ना ये अपसारी इस तरीके से अप कर रहा है, किरणों को अप कर रहा है, ठीक है, और इसीलिए इसको अपसारी कहते हैं। और अभिसारी मतलब अभिसारी इकट्ठी करे दे रहा है ये, ठीक है, अभिसारी, ठीक है, अभिसारी। इससे भी आप समझ सकते हैं कि अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण कहते हैं एंड उत्तल दर्पण को यहाँ पर अपसारी कहते हैं। ये क्या कर रहा था, ये किरणों को इकट्ठा कर रहा था, अभिसारी कर रहा था, ये क्या कर रहा था, अपसारी कर रहा था, किरणों को अलग अलग कर रहा था। तो आप जैसे ही आपको अभी अपसारी नजर आएगा तो आपको अप से याद आएगा कि ये जो घटना हो रही थी ये तो उत्तल दर्पण में हो रही थी, और अभिसारी यानी इकट्ठी कहाँ पर हो रही थी किरणें, तो वो अवतल दर्पण में हो रही थी, इसीलिए आपको कोई प्रॉब्लम वहाँ पर नहीं होने वाली है। अभिसारी दर्पण को अवतल दर्पण कहते हैं और अपसारी दर्पण को उत्तल दर्पण कहा जाता है। पॉलिश के बारे में बता चुकी हूँ, कौन से पार्ट पर कब पॉलिश की जाती है, तब वे कौन सा दर्पण होता है, अवतल होता है या फिर उत्तल होता है, और ये दोनों दर्पण गोलीय दर्पण के पार्ट थे। अब प्रकाश की दो पैरेलल रेज इन्फिनिटी पर जाकर मिल सकती हैं, ठीक है, प्रकाश की दो किरणें हैं, ये मान लिया ये लाइट की जो है रेज हैं, रे ऑफ लाइट्स हैं, ये दोनों आपस में पैरेलल हैं। पैरेलल है मतलब इनके बीच का जो एंगल है वो 0 डिग्री है, ठीक है। तो कभी ये पॉसिबिलिटी है कि हाँ अनंत पर, इन्फिनिटी पर जाकर के ये मिल सकती हैं, ठीक है। प्रकाश की दो अपसारी किरणें कभी भी नहीं मिल सकती, यानी कि प्रकाश की दो पैरेलल किरणों तक की पॉसिबिलिटी है कि वो कभी जाकर के इन्फिनिटी भी मिल सकती हैं, लेकिन प्रकाश की जो अपसारी किरणें हैं ना वे कभी भी, नेवर, वो कभी भी नहीं मिल सकती। कौन सी थी वो, ये ऊपर वाली ही तो थी, ये बनाया था हमने उत्तल दर्पण, ठीक है। प्रकाश की किरण आई थी, इस तरीके से आई थी प्रकाश की किरण, अप कर दिया था इसने, अप कर दिया था परावर्तित करके, तो ये यहाँ पर कहीं मिलती हुई प्रतीत होती हैं, ये वास्तव में नहीं मिलती हैं। और अगर इनको मिलाने की कोशिश की जाएगी और दूर जाया जाएगा और दूर जाया जाएगा तो क्या ये पॉसिबिलिटी है कि ये मिल जाएंगी, कभी भी ये कभी भी नहीं मिलेंगी और दूरी पर चलती चली जाएंगी। इसलिए प्रकाश की दो अपसारी किरणें कभी भी नहीं मिलती हैं, और प्रकाश की दो अभिसारी किरणें एक पॉइंट पर आकर के मिलती हैं, जो कि हमने देखा भी था। हमने अभी अभिसारी यानी कि कौन सा दर्पण बनाया था, अवतल दर्पण बनाया था, और अवतल दर्पण में हमने ये देखा था कि एक पॉइंट पर आकर के ये दोनों किरणें जो थी मिलने थी, ये वाली किरण भी और ये वाली किरण भी। तो इसका मतलब ये था, ये तीनों बातें आपको फैक्ट्स याद रखने हैं। प्रकाश की दो पैरेलल रेज जो थी वो इन्फिनिटी पर जाकर के मिल सकती हैं, प्रकाश की दो अपसारी किरणें कभी भी नहीं मिल सकती, और लास्ट था आपका प्रकाश की दो अभिसारी किरणें एक पॉइंट पर आकर के मिल जाती हैं। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो भी आपको याद करते चलने हैं। वो क्या है, ध्रुव यानी पोल के बारे में जान लेते हैं। पोल को हिंदी में ध्रुव कहा जाता है, और ये क्या होता है, ये दर्पण का केंद्र होता है, ठीक है, दर्पण का केंद्र होता है। ये आपने बनाया, ये बनाया आपने, कौन सा दर्पण है ये, सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए। यहाँ पे हमने पॉलिश किस साइड की, तो हमने गहरी साइड पे पॉलिश कर दी, और गहरी वाली जो साइड थी वो अवतल दर्पण की थी, यानी कि अभिसारी दर्पण की थी। अभिसारी वाला ढक दिया गया, बचा कौन सा, खुला वाला, ये वाला उभरा वाला बचा, ये होता है उत्तल, यानी कि ये जो दर्पण हमने अभी बनाया है ये उत्तल दर्पण है। और उत्तल दर्पण पर जो ये वाली ये एक्सिस है, ये वाला जो बीच का जो पॉइंट है, इसका जो सेंटर है वो ही आपका पोल कहा जाता है, और इसको P से डिनोट करते हैं। इसी तरह अवतल दर्पण भी बनाया, अवतल दर्पण यानी कि अभिसारी, सॉरी उत्तल दर्पण था अपसारी एंड अवतल दर्पण था आपका अभिसारी, और अभिसारी में यहाँ पर जो पॉइंट बनाया ये आपका पोल कहलाता है। अब यहाँ पर जान लेते हैं प्रिंसिपल एक्सिस के बारे में, यानी कि मुख्य अक्ष के बारे में। तो दर्पण की मुख्य अक्ष को किस तरीके से डिफाइन किया जा सकता है, तो डेफिनेशन तो यहाँ लिखी हुई है, दर्पण के ध्रुव और वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा मुख्य अक्ष कहलाती है। दर्पण का ध्रुव और वक्रता केंद्र को मिलाने वाली जो रेखा होती है ना वही मुख्य अक्ष कहलाती है। ऑफ कोर्स
कोर्स यहाँ पर दोनों प्रकार के दर्पण यहाँ पर मैंने बना रखे हैं, उत्तल भी बना रखा है एंड अवतल भी बना रखा है। उनके बीच में एक रेखा इस तरीके से आपको नज़र आ रही होगी, एक अक्ष आपको, एक एक्सिस आपको नज़र आ रही होगी। यही आपकी मुख्य अक्ष है या प्रिंसिपल एक्सिस है, या इसको प्रकाशिक अक्ष भी कहा जा सकता है। अब दर्पण का विवर के बारे में, एपर्चर ऑफ द मिरर के बारे में जान लेते हैं। तो दर्पण का वे हिस्सा जिससे प्रकाश का परावर्तन होता है वे आपका दर्पण का विवर कहलाता है। यानी कि दर्पण का वे हिस्सा जिस पर से प्रकाश का परावर्तन होता है। तो ये वाला यहाँ पर एक दर्पण बना हुआ आपको नज़र आ रहा होगा। ये कौन सा दर्पण है? इसकी गहरी वाली साइड यानी कॉन्केव वाली साइड पर पॉलिश कर दी है। तो बचा कौन सा? तो ये उत्तल दर्पण है या अपसारी दर्पण है, जो कि किरणों को अप कर रहा था, अपसारी दर्पण है। तो यहाँ पर ये वाले भाग से तो ही यहाँ पर परावर्तन हो रहा है, इस वाले भाग से जिस पर पॉलिश की गई है यहाँ से तो रिफ्लेक्शन नहीं हो सकता। जो खाली वाला भाग है वहीं से तो रिफ्लेक्शन होगा, इसीलिए ये वाला जो पार्ट है ये इस दर्पण का विवर कहलाएगा, एपर्चर ऑफ द मिरर कहलाएगा। इसी तरह अगर आप यहाँ पर कॉन्वेक्स दर्पण हमने बनाया था, कॉन्वेक्स मिरर बनाया था, अगर कॉन्केव मिरर भी आप बनाएंगे तो उसका भी एपर्चर ऑफ द मिरर आप फाइंड कर सकते हैं। अब यहाँ पर वक्रता केंद्र के बारे में जान लेते हैं, जो कि अभी आपने ऊपर एक डेफिनेशन हमने प्रिंसिपल एक्सिस की पढ़ी थी, वहाँ पर आपने सोचा होगा कि दर्पण के ध्रुव के बारे में यानी पोल के बारे में तो हमने जान लिया था कि ये सेंटर ऑफ द मिरर होता है। लेकिन वक्रता केंद्र एक वर्ड आया था, वक्रता केंद्र क्या होती है? वक्रता केंद्र और ध्रुव को मिलाने वाली रेखा जो होती है वो प्रिंसिपल एक्सिस यानी कि मुख्य अक्ष कहलाती थी, जो कि हमने यहाँ पर देख ली थी। लेकिन अब यहाँ पर किसके बारे में जानना है? तो यहाँ पर वक्रता केंद्र के बारे में जान लेते हैं, ठीक है। एक गोलीय दर्पण में से एक हिस्सा काटा जिसके किसी एक साइड पॉलिश कर दी गई है, जैसा कि चित्र बी में दिखाया गया है। अब ये जो गोलीय दर्पण है इस केंद्र दर्पण के लिए वक्रता केंद्र है। इस चीज़ को मैं आपको समझाती हूँ कि आपको वक्रता केंद्र को आखिर समझना कैसे है। यहाँ पर थोड़ी सी जगह है, यहाँ समझ लेते हैं, ठीक है। ये था गोलीय दर्पण, ये एक होलोस्फेयर है और ये है गोलीय दर्पण और इसका एक सेंटर है जो कि है सी, ठीक है। अब हमने यहाँ से एक जो है मिरर काट लिया, एक हिस्सा इसका काट लिया जो कि बन गया मिरर। तो ये किस तरीके से आया? ये इस तरीके से आया और यहाँ पर ये वाला जो पॉइंट था, ये जो इसका सेंटर था ना, इस दर्पण का जो सेंटर था वो यहाँ कहीं होगा, यहाँ कहीं होगा, ठीक है। और हमने इसके बाहर वाले हिस्से पर जो है वो पॉलिश कर दी थी, यानी कि बाहर वाले हिस्से पर पॉलिश कर दी, यानी कि इसका जो कॉन्वेक्स वाला जो पार्ट था वो हमने पॉलिश कर दिया। तो बचा कौन सा? कॉन्केव वाला पार्ट, यानी कि ये अवतल दर्पण है। कौन सा दर्पण है? ये अवतल दर्पण है, ठीक है, बिल्कुल अवतल दर्पण है। अवतल दर्पण को बोलते थे अभिसारी, क्योंकि सारी किरणों को किसी एक बिंदु पर मिला रहा था। अब ये जो पॉइंट था, ये जो सेंटर था, ये सी यहाँ कहीं होगा। ये इस गोलीय दर्पण का, ये क्या था? ये एक गोलीय दर्पण था। गोलीय दर्पण का तो ये केंद्र था, लेकिन इस दर्पण के लिए, इस वाले अवतल दर्पण के लिए ये इसका वक्रता केंद्र कहलाएगा, ठीक है। यही पॉइंट इसका वक्रता केंद्र कहलाएगा। और यहाँ आप ध्यान से देख लीजिए कि इसका जो वक्रता केंद्र है ना, वो परावर्तन जहाँ से होता है उस वाली साइड के सामने है, यानी पॉलिश वाली साइड के सामने नहीं है, परावर्तन वाली साइड के सामने है, ठीक है। फिर से करते हैं और फिर से हम बनाते हैं एक गोलीय दर्पण। अब हमने बनाया एक गोलीय दर्पण, ये उसकी एक्सिस है, ये इसका पॉइंट है। हमारा मन किया और हमने इसे काटना शुरू कर दिया और हमने इसको काट लिया इतना इतना इतना, और हमने इस बार इसके अंदर के पार्ट पर जो है पॉलिश कर दी। जब इसको काटा तो ये कुछ इस तरह से आया, ठीक है। अंदर के पार्ट पर क्या की गई है? पॉलिश की गई है। अंदर का पार्ट कौन सा पार्ट होता है? तो वो तो होता है कॉन्केव वाला पार्ट होता है, और उभरा हुआ पार्ट क्या होता है? उत्तल वाला पार्ट होता है। इसीलिए अंदर वाला कवर हो गया, यानी अवतल वाला कवर हो गया। तो बचा कौन सा? कॉन्वेक्स वाला बचा, यानी कि उत्तल वाला बचा। और उत्तल क्या कर रहा था? अपसारी कर रहा था किरणों को, यानी ये अपसारी दर्पण है, यानी कि ये उत्तल दर्पण है। अब ये जो केंद्र था ये तो गोलीय दर्पण का केंद्र था, ठीक है। ये केंद्र किसका था? गोलीय दर्पण का। अब ये कहाँ होगा? ये यहाँ कहीं तो होगा। इस तरीके से तो हमने काटा है,
ये यहाँ कहीं तो होगा, तो ये गोलीय दर्पण के लिए तो उसका केंद्र है, लेकिन ये इस उत्तल दर्पण के लिए इस दर्पण का वक्रता केंद्र है। तो यही होता है वक्रता केंद्र। आई होप आपको इस एग्जाम्पल के द्वारा इस तरीके से बहुत अच्छे से वक्रता केंद्र के बारे में समझ में आ गया होगा कि एक्चुअल में वक्रता केंद्र होता क्या है। यहाँ पर भी मैंने डायग्राम्स बना रखे हैं, ठीक है। ये बात ध्यान देने वाली है कि अवतल दर्पण का जो वक्रता केंद्र है वो परावर्तक सतह के सामने है, ठीक है। वो मैंने आपको बताया था कि जहाँ से परावर्तन हो रहा था वो परावर्तक सतह कहलाती है। अवतल दर्पण का वक्रता केंद्र उसके सामने था, जबकि उत्तल दर्पण का हमने इस तरीके से काटा था ना, इस तरीके से बनाया था, या इस तरीके से भी बना सकते हैं, उसका केंद्र पॉलिश वाली सतह के सामने था, ठीक है। यानी कि सेंटर ऑफ कर्वेचर भी बोलते हैं इंग्लिश में वक्रता केंद्र को, जबकि उत्तल दर्पण का वक्रता केंद्र पॉलिश वाली साइड के सामने है और दर्पण के पीछे है, ठीक है। आई होप आपको वक्रता केंद्र के बारे में अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पर आ जाता है रेडियस ऑफ कर्वेचर, या जिसको बोला जाता है वक्रता त्रिज्या, ठीक है। वक्रता केंद्र हमने समझ लिया, प्रिंसिपल एक्सिस हमने समझ लिया, फोकस के बारे में हमने जान लिया, पोल यानी कि ध्रुव के बारे में हमने जान लिया। अब यहाँ पर आ जाता है रेडियस ऑफ कर्वेचर यानी कि वक्रता त्रिज्या। क्या होती है वक्रता त्रिज्या? तो गोलीय दर्पण कांच के जिस गोले का भाग होता है उसकी त्रिज्या को दर्पण की वक्रता त्रिज्या कहते हैं। कहने का मतलब क्या है, गोलीय दर्पण कांच के जिस भी गोले का भाग होता है उसकी त्रिज्या, उसी की रेडियस जो होती है वो दर्पण की वक्रता त्रिज्या कहलाती है, ठीक है। ये बनाया है और ये बनाया है, दोनों दर्पण यहाँ पर बना रखे हैं। ये कौन सा दर्पण है? तो ये कॉनकेव मिरर है और ये कॉन्वेक्स मिरर है, क्योंकि इसमें उभरा हुआ पार्ट जो है वो परावर्तक पार्ट है, ठीक है, यानी कि रिफ्लेक्टेड पार्ट है। अब यहाँ पर ये जो C है, ये C है और ये क्या है P। C क्या था? C क्या था? अभी ऊपर आया था, वक्रता केंद्र था इस दर्पण के लिए। यहाँ पर इस दर्पण के लिए भी ये वक्रता केंद्र है। P क्या था? P पोल था। अब ये C और P यानी कि ध्रुव और वक्रता केंद्र के बीच की जो दूरी होती है वही रेडियस ऑफ कर्वेचर यानी कि वक्रता त्रिज्या कहलाती है। ध्रुव और किसके बीच की दूरी? ध्रुव और वक्रता केंद्र के बीच की दूरी, ध्रुव और वक्रता केंद्र के बीच की दूरी जो होती है वो वक्रता त्रिज्या कहलाती है। इसको कैपिटल R से डिनोट करते हैं, ठीक है। अब आ जाते हैं प्रिंसिपल फोकस यानी कि मुख्य फोकस के बारे में जान लेते हैं। मुख्य फोकस क्या होता है? तो मुख्य फोकस होता है ये कि प्रकाश की किरण दर्पण से परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर वास्तव में मिलती हैं या मिलती हुई प्रतीत होती हैं उस बिंदु को दर्पण का मुख्य फोकस कहा जाता है। प्रकाश की किरण है दर्पण से परावर्तित हुई मुख्य अक्ष के किसी बिंदु पर मिली, कौन से वाले दर्पण में मिलती है? वास्तव में कौन से वाले दर्पण में मिलती है? रियल में कहाँ मिलती है? तो कॉनकेव मिरर आप बोलेंगे, यानी कि अभिसारी दर्पण में, यानी कि अवतल दर्पण में मिलती थी। और मिलती हुई प्रतीत कहाँ पर? मिल नहीं रही थी, मिलती हुई प्रतीत हो रही थी। अब कौन कर रहा था? उत्तल दर्पण कर रहा था, यानी कि अपसारी दर्पण, ठीक है। यही बात है, उस बिंदु का दर्पण का मुख्य फोकस कहते हैं जहां पर ये किरणें आके मिल रही हैं या फिर तो आके मिलती हुई प्रतीत होती हैं। दोनों दर्पणों के बारे में बात की जा रही है, इसलिए इस तरीके से बोला जा रहा है कि मिल रही हैं या फिर मिलती हुई आती हुई प्रतीत हो रही हैं। ये बना लिया हमने अवतल दर्पण और ये बना लिया हमने उत्तल दर्पण, ठीक है। यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर ये किरण आई, रिफ्लेक्ट हुई, इस पॉइंट पर मिली, ये किरण आई, इस पॉइंट पर मिली, ये हो गया आपका फोकस। यही पॉइंट, ये जिस पॉइंट पर मिली ना, यही आपका फोकस होता है, यही आपका फोकस होता है। ये वाली क्या हुआ, इसने अप किया, ये वाली क्या हुआ, इसने भी अप किया। अब ये इनको कहीं पीछे आकर के यहाँ दर्पण के पीछे इधर कहीं मिल रही होंगी और यही इसका क्या हो जाएगा, यही इसका मुख्य फोकस हो जाएगा। यानी कि प्रकाश की किरण दर्पण से परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर वास्तव में मिलती हैं या मिलती हुई प्रतीत होती हैं उस बिंदु को दर्पण का मुख्य फोकस कहा जाता है। यही बात हमने आपको बताई थी। लास्ट आ जाता है फोकल लेंथ यानी कि फोकस दूरी। तो फोकस दूरी या फोकल लेंथ क्या होता है? ध्रुव तथा फोकस के बीच की दूरी को उस दर्पण की फोकस दूरी कहा जाता है। यानी ध्रुव यानी कि पोल,
ध्रुव के क्या बोल रहे थे, पोल बोल रहे थे। और फोकस के बीच की जो दूरी होती है ना, उस डिस्टेंस को, उस दूरी को ही क्या कहा जाता है, फोकल लेंथ यानी कि फोकस दूरी कहा जाता है। यहाँ पे फिर से दोनों दर्पण बनाए हुए हैं, अवतल दर्पण भी बनाया हुआ है, उत्तल दर्पण भी बनाया हुआ है। यहाँ आप देख सकते हैं इस पॉइंट पर ये मिले, ये इसका फोकस हो गया, इस पॉइंट पर ये मिले, ये इसका मुख्य फोकस हो गया। अब ये जो पोल है, इससे ये वाली जो डिस्टेंस है, F तक की डिस्टेंस है, ये इसका फोकस दूरी कहलाएगा। इस वाले पोल से ये जो फोकस तक की डिस्टेंस है, ये इसकी फोकस दूरी कहलाएगी। आई होप आपको फोकस दूरी अच्छे से समझ में आ गई होगी कि फोकस दूरी क्या होती है। अब यहाँ पर हम आ जाते हैं प्रतिबिंब के बारे में जान लेते हैं। क्लास अच्छी लगे तो फ्रेंड्स एक बार कमेंट सेक्शन में आकर के ज़रूर बताया करें कि क्लास आखिर लगी कैसे। लाइक भी कर दें, चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें, और अगर आपने बेल आइकन को प्रेस नहीं किया तो आपको मेरी कोई भी नोटिफिकेशन नहीं मिल पाएगी, तो प्लीज़ बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। इमेजेस के बारे में बात कर लेते हैं। तो इमेजेस के बारे में यानी प्रतिबिंब के बारे में अगर बात की जाएगी तो किसी प्रतिबिंब के बारे में सबसे पहले तो आपको प्रतिबिंब के नेचर पता होनी चाहिए एंड प्रतिबिंब की साइज़ पता होनी चाहिए। प्रतिबिंब यानी इमेज किस साइज़ का बन रहा है और उसकी प्रकृति क्या है, वास्तविक है, काल्पनिक है, कैसा है, ठीक है। तो अब यहाँ पर पहला आ जाता है अवतल दर्पण के द्वारा इमेज का बनना, अवतल दर्पण के द्वारा प्रतिबिंब का बनना। तो अवतल दर्पण के द्वारा अगर प्रतिबिंब बनता है तो रियल बनता है। अब रियल वर्ड बोलते ही आपके माइंड में फ़ौरन आना चाहिए कि रियल यानी सच्चे, यानी कि वास्तविक लोगों के साथ क्या होता है, हमेशा उल्टा होता है। रियल है तो उल्टा है, यानी कि अवतल दर्पण के द्वारा जो इमेज बनेगी वो रियल होगी, उल्टी होगी। साथ में यहाँ पर वर्चुअल की भी बात की गई है। वर्चुअल यानी कि काल्पनिक। अब काल्पनिक लोगों को क्या समझ लिया जाता है, सीधा समझ लिया जाता है। काल्पनिक बोलते ही आपको ये समझ में आना चाहिए कि वहाँ पर सीधा भी होगा, यानी कि अवतल दर्पण के द्वारा जो इमेज की जो प्रकृति होगी यानी जो नेचर होगा वो रियल होगा, वास्तविक होगा, उल्टा होगा, वर्चुअल होगा तो सीधा होगा। यानी ये सारी बातें यहाँ पर आ गई। साइज़ की अगर बात की जाए तो वस्तु से बड़ा भी हो सकता है, वस्तु से छोटा भी हो सकता है, वस्तु के बराबर भी हो सकता है, ठीक है। अवतल दर्पण द्वारा बनाया गया प्रतिबिंब मुख्य अक्ष पर वस्तु की स्थिति पर निर्भर करता है। बिल्कुल वस्तु की स्थिति पर निर्भर करेगा। आपने दर्पण से वस्तु कितनी दूरी पर रखी है, कितनी पास रखी है, कितनी दूर रखी है और कितनी ज़्यादा दूर रखी है, इस पर डिपेंड करेगा। बिल्कुल इमेज इसी चीज़ पर डिपेंड करेगा। यानी अवतल दर्पण द्वारा बनाया गया प्रतिबिंब मुख्य अक्ष पर वस्तु की स्थिति पर यानी पोजीशन पर बिल्कुल डिपेंड करता है। अब आ जाते हैं उत्तल दर्पण के द्वारा इमेज का बनना या उत्तल दर्पण के द्वारा प्रतिबिंब का बनना। प्रकृति की अगर बात की जाए तो उत्तल दर्पण काल्पनिक प्रतिबिंब बनाता है। काल्पनिक वर्ड यानी वर्चुअल वर्ड सुनते ही आपके माइंड में हमेशा आना चाहिए कि काल्पनिक लोगों को सीधा समझ लिया जाता है और यहाँ पर केवल एक ही टाइप की प्रकृति होती है कि काल्पनिक ही बनेगा और सीधा बनेगा। हमेशा हमेशा वर्ड यानी कि ऑलवेज लिखा हुआ है यहाँ पर, हमेशा काल्पनिक और सीधा प्रतिबिंब बनाएगा कौन, उत्तल दर्पण। साइज जो होगा वो वस्तु से हमेशा छोटा होगा, हमेशा छोटे आकार का प्रतिबिंब बनाएगा उत्तल दर्पण। नोट करने वाली कुछ बातें हैं, ये आज की लास्ट पॉइंट होंगे, इनको भी आपको नोट कर लेना है, ठीक है। यहाँ पर एक छोटा सा डायग्राम आपको नज़र आ रहा होगा, अब हो गया बड़ा। ये जो डायग्राम है ना, इसमें यहाँ पर एक दर्पण बना हुआ है, ठीक है। और ये दर्पण कौन सा है, ये कॉनकेव मिरर है, यानी कि ये अवतल दर्पण है, क्योंकि इसके मैंने जो कॉन्वेक्स वाली साइड थी ना उस पर पॉलिश कर दी है। बची हुई साइड जो है वो अवतल वाली साइड है, वहाँ से होगा रिफ्लेक्शन, ठीक है। इसको याद करने के लिए मैं बोलती हूँ। तो ये सारी दूरियाँ जो होंगी ना वो यहाँ से मापी जाएंगी, ठीक है। यहाँ पर हमने यहाँ पर एक अभिलंब अपनी तरफ से मान लिया। तो अगर पोल यानी इस ध्रुव से, ये पोल ही तो है, ये ध्रुव ही तो है, इसके इधर की साइड की जो वैल्यूज़ होंगी वो दूरियां जो नापी जाएंगी तो वो पॉजिटिव नापी जाएंगी, और पोल से इधर की साइड की जो दूरियां नापी जाएंगी वो निगेटिव नापी जाएंगी, ठीक है। यानी उनकी वैल्यू निगेटिव होगी। ये वाली दूरियां जो होंगी इस साइड की वो निगेटिव होंगी, इस साइड की पॉजिटिव होंगी। और अगर मुख्य अक्ष से ये मुख्य अक्ष ही तो है, इसके ऊपर की जो वैल्यूज़ होंगी वो पॉजिटिव होंगी, जबकि मुख्य अक्ष के नीचे की जो वैल्यूज़ होंगी ना वो निगेटिव ली जाएंगी, ठीक है। इसी तरह और भी देख लेते हैं। अब ये वाला डायग्राम भी देख लीजिए, यहाँ पर बना हुआ है एक अवतल दर्पण। अवतल दर्पण क्या करता है, सारी किरणों को किसी एक पॉइंट पर इकट्ठा करता है और वो पॉइंट है फोकस, ठीक है। फोकस से ध्रुव यानी पोल तक की दूरी फोकस दूरी थी, वो भी यहाँ पर मैंने बना रखी है। अब
ये कौन सा दर्पण है, ये अवतल दर्पण है। तो इसकी जो फोकस दूरी है वो पोल से किस साइड है, पोल के इधर वाली साइड है, और पोल के इधर वाली साइड कैसी होती है, निगेटिव। यानी अवतल दर्पण की जो फोकस दूरी होती है वो हमेशा निगेटिव होती है, हमेशा निगेटिव होती है। ये बात आपको याद रखनी है। अर्थात कॉन्केव की जो फोकल लेंथ होती है वो निगेटिव होती है। क्यों? क्योंकि वो ध्रुव के इधर वाली साइड में है। अब यहाँ पर जो लास्ट वाला आज का हमारा पॉइंट है वो ये है कि यहाँ पर उत्तल दर्पण ले लिया। अब उत्तल दर्पण का जो फोकस होता है वो यहाँ प्रतीत होती है, मिलती हुई जहाँ पर प्रतीत होती है वही तो फोकस होता है। तो ये मिलती हुई यहाँ पर प्रतीत हो रही है। ये वाली जो साइड थी, ध्रुव से इधर वाली साइड पॉजिटिव लेनी थी, ध्रुव से इधर वाली साइड निगेटिव लेनी थी, मुख्य अक्ष से ऊपर वाली साइड पॉजिटिव लेनी थी, मुख्य अक्ष के नीचे वाली साइड निगेटिव लेनी थी। लेकिन अभी बात केवल की जा रही है, तो अभी ध्रुव से कर रहे हैं क्योंकि हम बात कर रहे हैं क्या हो गया, पॉजिटिव, और ये रहा निगेटिव। तो इसकी जो फोकस दूरी है वो तो यहाँ पर है, इसकी फोकस दूरी यहाँ पर है। इसीलिए जो उत्तल दर्पण है उसकी फोकस दूरी, उसकी फोकल लेंथ जो होती है वो हमेशा पॉजिटिव रहती है, एंड अवतल दर्पण की जो फोकस दूरी होती है वो निगेटिव होती है। आई होप आपको आज की क्लास पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में आकर के एक कमेंट ज़रूर कीजिए कि आपको क्लास कैसी लगी। प्रीवियस क्लास में मैंने आपको 2 क्वेश्चंस दिए थे, 2 ऐसी सवाल पूछे थे, अब उसका आंसर भी आपको ज़रूर देना है। साथ ही में बायोलॉजी की क्लासेस आप करते चलिए। बायोलॉजी का सिलेबस इन दोनों से ज़्यादा रहता है, केमिस्ट्री और फिज़िक्स से। केमिस्ट्री में जो है ऑलमोस्ट सिलेबस वहाँ पर कंप्लीट हो गया है, जितना आना था उतना ज़्यादा है। प्रीवियस ईयर भी अगर आप देखेंगे तो वहाँ पर बायोलॉजी से क्वेश्चन जो हैं वो ज़्यादा बनते हैं, तो हमारा बायोलॉजी चलता रहेगा अभी। लेकिन यहाँ पर फिज़िक्स की क्लासेस भी आपको लगातार रिवीजन करते रहना है, क्योंकि चीज़ें इतनी ज़्यादा बढ़ जाएंगी कि उनको कवर करना मुश्किल हो जाएगा। तो यहाँ पर फिज़िक्स चल रही है, केमिस्ट्री में 1-2 पॉइंट रह गए हैं, 1-2 चैप्टर नहीं कहा जा सकता, कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें रह गई हैं, वो मैं आपको करवा दूंगी। उनको कवर करना इतना कोई मुश्किल नहीं होने वाला है। आई होप अच्छी लगी होगी आपको। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।